हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस सेशन में डिस्कस करने वाले जीके प्लस इंग्लिश के वो प्रश्न जो आपके परीक्षा में यानी आने वाले शिफ्टों में सीधे पूछे जा सकते हैं। पूरा साथियों आपका 6 शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद ये पेपर तैयार किया गया है। 6 शिफ्ट यानी साथियों जो आपका तीसरा वीक का एसएससी एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ है 14 अक्टूबर प्लस आपका 15 अक्टूबर, यानी 6 शिफ्ट। एक दिन में आपका 3 शिफ्ट होता है तो 2 दिनों में आपका 6 शिफ्ट एग्जाम हो चुका है। तो साथी यकीन मानिए आज की सेशन में जो हमने पूरा 60 प्रश्न आपके लिए रखा है ना, वही प्रश्न रखा है जो आपका प्रीवियस ईयर में पूरा सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी तक जो दोस्तों आपका एमटीएस का पेपर पहले 30 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, उसमें साथियों प्रीवियस ईयर के केवल 8 से 9 क्वेश्चन रिपीट हो रहा था। लेकिन अब जो आपका तीसरा वीक से स्टार्ट हुआ है यानी परसों से, यानी 14 अक्टूबर प्लस 15 अक्टूबर को, इसमें साथियों आपका 20 से 21 सवाल पूरे प्रीवियस ईयर के पूछे जा रहे हैं। तो आज की सेशन में साथियों पूरा संभावित प्रश्न हम लोग आज की सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका जीके प्लस इंग्लिश होगा। तो आपको सही करने के लक्ष्य केवल 55 होगा। याद रखिएगा साथियों, टोटल हम लोग 60 क्वेश्चन के इंग्लिश के सवाल कुछ रखें, कम ही रखें, लेकिन साथियों पूरा जानदार सवाल आपके परीक्षा के लिए रखे गए हैं। तो जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में ये तो सवाल रट कर ही जाएंगे, ये पूरा एनालिसिस करके जाएंगे साथियों। पूरा आप लोग एक एक सवाल को टाइप देख लेंगे किस तरह के पेपर में सवाल आने वाले शिफ्टों में। तो रट्टा लगाने लीजिएगा आप लोग शिफ्ट से पहले अपनी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा डेली क्यूज हम लोग का सुबह 8 बजे आप लोग क्लास रहती है और दोपहर में 12:30 बजे और शाम को 6:30 बजे रहती है। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो साथ ही याद रखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक दिया गया, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए साथियों, क्योंकि वहां पे हम आपको साथियों अब जो जो एग्जाम होगा उसका रिव्यू वहां पे आपको हम करेंगे। इसलिए यहाँ पे एनालिसिस यूट्यूब पे क्या क्या है एसएससी ने मना किया है तो हम यहाँ पे नहीं करा सकते, लेकिन वहाँ पे जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे आने वाले शिफ्टों में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। जितना भी हम प्रश्न करेंगे आपको मैंने साथ ही कराया हुआ सवाल यदि आपको नहीं याद है तो साथ ही आप जरूर याद कीजिए आने वाले शिफ्टों के लिए। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है। तो साथ ही इनमें से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है। तो साथ ही एडक्का है। तो पहले का हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पश्चिम बंगाल की कौन सी टिप्पणी नृत्य शैली है जो नृत्य गायन नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है। तो साथ ही पश्चिम बंगाल की ऐसी कौन सी टिप्पणी नृत्य शैली है जो कि नृत्य गायन नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है। तो याद रखिए अलकप है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप यदि साथियों हमारे क्लास से जुड़े हैं तो हम आप देखे होंगे कि एक टॉपिक यदि हम उठाते हैं तो हम उसका पूरा टॉपिक कवर करने का प्रयास करते हैं। यदि हमको डेली ही आपके लिए क्लास प्रोवाइड करना रहता कि कुछ केवल क्लास अपने यूट्यूब के लिए, तो हम प्रोवाइड करके निकल जाते। लेकिन साथियों मेरा सिद्धांत है कि आपको जितना भी टॉपिक एक टॉपिक उठाए तो जितना भी आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है पूरा टॉपिक कवर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड, कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे। तो साथ ही कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे। अब साथ ही ये सवाल तो विलुप्त हो जा रहा है एसएससी एमटीएस का, यानी 6 शिफ्टों में अभी तक पेपर में एक भी सवाल नहीं आया है घराना से। नृत्य से त्यौहार सब पूछे जा रहे हैं याद है। और करंट अफेयर भी साथियों अब आपको 2024 का पिछले 8 से 9 महीने पहले का पढ़ के जाइए, काफ़ी अच्छे से आप कर ले जाएंगे उसको। देखिए भारत में मेलोडी क्यून के नाम से किसे जाना जाता है। तो साथ ही भारत में जो मेलोडी क्यून के नाम से जाना जाता है वो आपका लता मंगेशकर को जाना जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, और आपको कोई भी डाउट हो तो साथ पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सरोद वादक है। तो साथ ही इनमें से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है। तो याद रखिए जरीन शर्मा, ये तो नाम आप नहीं भूल सकते हैं, जरीन शर्मा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिजभूषण काबरा का संबंध निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से है। तो ब्रिजभूषण काबरा का संबंध साथी गिटार से है। तो बी ऑप्शन आज का हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। याद रखिए तो जीके प्लस इंग्लिश में ही आपका केवल नेगेटिव मार्किंग है। यदि आपका साथियों मैथ रीजनिंग बेसिक क्लियर है तो आप लोग एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको एकदम डाउट ही नहीं आएगा यदि आपका बेसिक क्लियर है मैथ रीजनिंग में, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है। तो साथ ही हिंदुस्तानी गायन संगीत शैली से है। डी ऑप्शन है आज का आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अडकर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस घराने से पहचाना जाता है? तो साथ ही जो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अडकर थी, उनको शास्त्रीय नृत्य के, याद रखिएगा, उनको जयपुर घराने से पहचाना जाता था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से राइट ऑप्शन है। और लास्ट में आप सभी का इन 60 प्रश्नों में से कितना स्कोर बनेगा आप जरूर बताइएगा। यानी 180 नंबर का एक आपका टेस्ट चल रहा है। उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक थे, ये किसके पुत्र हैं? तो साथ ही उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र है, याद रखिएगा। जो उस्ताद जाकिर हुसैन है एक क्या थे? भारतीय तबला वादक, उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लक्ष्मी शंकर किस घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे? तो साथ ही जो लक्ष्मी शंकर जी थे वो पटियाली घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। भगोरिया स्वांग निम्नलिखित में से किस त्यौहार से संबंधित है? तो साथी भगोरिया स्वांग किस त्यौहार से संबंधित है? तो साथी याद रखिए होली से है। इस तरह के सवाल पूछे जाने वाले हैं साथियों आने वाले शिफ्टों में, याद रखिए। इसलिए आप लोग चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको डेली का डेली क्लास इसी टाइम प्रोवाइड होगी साथी। और दोपहर में 2 दिन से जो हम लोग की 12:30 बजे लाइव क्लास चलती है साथी, वो इस टाइम नहीं चल पा रहे, तो साथी सॉरी आज से, लेकिन आपकी क्लास चलेगी। तो देखिए निम्नलिखित में किस त्यौहार को मणिपुर नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है? तो साथ ही किस त्यौहार को मणिपुर नववर्ष के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए चेराओबा, क्या चेराओबा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मणिपुर नववर्ष के रूप में चेराओबा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? भाई हर शिफ्ट में सवाल पूछ रहा है, और 2023 का भी सवाल आप राज्यपाल से सवाल देख सकते हैं, पेपर में आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? याद रखिए कौन है? रामेन डेक्का हैं। और श्री गुलाब चंद कटारिया कहाँ के हैं? तो याद रखिए पंजाब के हैं। ये चारों अपने मनोमस्तिष्क में बैठा लीजिए। और श्री ओम प्रकाश माथुर कहाँ के हैं? तो सिक्किम के हैं, बिल्कुल। तो ये कहाँ के हैं? सिक्किम को हो गए। श्री रघुवर दास तो याद रखिए उड़ीसा के हैं। ये चारों याद रखिए। रामेन डक्का आपके कहाँ के हैं? आपके छत्तीसगढ़ के हैं। श्री गुलाब चंद कटारिया पंजाब के, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के, रघुवर दास उड़ीसा के। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या दिया है? 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? आज साथियों जो बम्बई में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी ना, वो सवाल पूछा था। तो साथी 1859 में जो कोलकाता में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी, कोलकाता में किया गया था, लेकिन कहाँ पर? रिसरा में किया गया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? परसों वाले शिफ्ट में पूछा था कि क्रिकेट की जो स्टंप होती है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 28 इंच होती है ना। तो फुटबॉल में जो गोल लाइन होती है और पेनाल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितना गज होता है? तो 12 गज होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 16। तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? मीटर में आपका जो तैराकी में से लेन की, यानी लेन मतलब रास्ता होता है, जो न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? जो देखेंगे जो तैराकी होते हैं, जो बीच बीच में गैप रहता है ना, कुछ लगा रहता है, तो उसके बीच की जो आपको चौड़ाई पूछ रहा है मीटर में, तो याद रखिए 2.13 मीटर में होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। महिलाओं की 1000 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी मीटर में कितनी होती है? देखिए तो पूरा सवाल जितना भी आपके पेपर बन सकता है आने सीटों में, तो हम साथियों पूरा कवर करने का प्रयास करें। याद रखिए जिनका भी एग्जाम पहले दूसरे शिफ्ट में है, वो साथियों अगर वो बेसिक अपना क्लियर किए होंगे, अगर वो अच्छे से तैयारी किए होंगे, तो साथियों 20 क्वेश्चन एकदम आराम से करके आएंगे आने वाले शिफ्ट को। ध्यान देंगे साथी। तो 8.50 मीटर है। और थर्ड शिफ्ट का थोड़ा साथियों देखिए सवाल मतलब कि डीप पूछ दे रहा है, तो जिनका भी थर्ड शिफ्ट में वो टेंशन नहीं ले, एकदम अच्छे से वो भी एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो कर ले जाएंगे। वो उतना भी डीप नहीं पूछा, लेकिन हाँ करने लगा रहा है। क्रिकेट मैच में मैदान में रहने वाले एम्पायरों की संख्या कितनी होती है? अंपायर में बताइए, मैदान की बात हो रहा साथी। वैसे तो 3 4 5 रहते, लेकिन मैदान में तो एक कौन सा? एक तो सामने रहता है, एक आपका लेग बाई में रहता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 2 होते हैं अंपायर, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हम लोग का डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो साथी बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखिए 16 मीटर होती है साथी। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या दिया है? प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये अरुंधति राय द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन
करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 21। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आप काफ़ी अच्छे से याद भी करेंगे। देखिए, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020 पुस्तक के लेखक कौन है? तो लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020 पुस्तक के लेखक की बात करें तो सलमान रुश्दी हैं। तो बी ऑप्शन मेरे भाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं? तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक की बात करें तो साथियों वृंदावन लाल शर्मा है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 23। मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? हर शिफ्ट में शिलालेख से सवाल पूछा जा रहा है। तो मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए दोस्त, कर्नाटक में। और बीदर बता सकते हैं साथियों कहाँ पे स्थित है? तो चलिए बताइए, बीदर जो किला है साथियों ये किस राज्य में है, प्लस इसका साथियों आकार कैसा है? ये सवाल आपके पेपर में पूछा गया है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए सभी दोस्त। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। फोडोंग मठ ये किस राज्य में स्थित है? तो सर जी ये तो आपने कितनी बार सॉल्व कराया है। फोडोंग मठ आपका सिक्किम में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। यकीन मानिए साथियों, यदि आपका आने वाले शिफ्टों में है तो साथी आपको देखिए अपने ऊपर विश्वास करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने से रिवीजन करना है साथी। तो अच्छे से अपने से रिवीजन कीजिए साथी, वही आपके लिए बहुत बेटर होगा। और जो भी हम सवाल दे रहे हैं तो उसके सवाल से थोड़ा सा डीप जाइए ज़रूर दोस्तों। जो भी हम सॉल्व करा रहे हैं, आपका जो पेपर का 6 शिफ्टों का एनालिसिस हुआ ना, उसके बाद ही आपको ये डेली का डेली क्लास प्रोवाइड किया जाता है। उसी के आधार पे आप समझ सकते हैं कि अब आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए किस तरह का सवाल आ सकता है। कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो साथ ही याद रखिए पद्मश्री सम्मानित किया गया। कब किया गया? 2017 में। सवाल ऐसे ही पूछ रहा है कि मानिए ये सवाल पूछा कि कैलाश खेर 2017 में वो उनको कौन से पुरस्कार मिला? तो पद्मश्री मिला। और ऐसे पूछेगा 2017 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन में आपका कैलाश खेर देगा तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। रोवर्स कब शुरुआत हुआ था? तो सर जी रोवर्स जो कप है साथ ही 1891 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 27। पीएम पोषण योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी? यदि साथी आपने पिछले क्लास मेरा लिया होगा, यानी आपका एग्जाम कल रहा होगा, तो सृजन योजना सवाल पूछा था, हर शिफ्ट में सवाल पूछ रहा है। वो मतलब कि कौन मंत्रालय स्टार्ट किया? तो सूक्ष्म लघु मंत्रालय स्टार्ट किया था। तो इस योजना को किस मंत्रालय ने लागू किया था? पीएम पोषण। तो साथी याद रखिएगा आप लोग, ये शिक्षा मंत्रालय ने स्टार्ट किया था, जो कि मतलब मिड डे मील मिलता है ना स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, तो वहाँ पे शिक्षा मंत्रालय ने स्टार्ट किया था पीएम पोषण योजना। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। प्रधानमंत्री द्वारा हर घर जल के लक्ष्य के साथ जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? जो साथी प्रधानमंत्री जी द्वारा हर घर जल स्टार्ट किया गया था ना, इसके लक्ष्य के साथ जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? तो 2019 में ही स्टार्ट किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया? तो साथियों गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह कर लिया था? तो दोस्त याद रखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ऐसा किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? तो साथी किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? तो कनिष्क को जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। और इतिहास की बात करें तो साथी इतिहास बहुत चला रहा है, एक ही दो क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आ रहा है। देखिए 31, मामलुक शैली की स्थापत्य कला किस वंश से संबंधित है? तो मामलुक शैली की स्थापत्य कला किस वंश से संबंधित है? तो साथी गुलाम वंश से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 32। देवराय के युद्ध में निम्नलिखित में किस औरंगजेब ने पराजित किया था? तो साथी देवराय के युद्ध में किसे औरंगजेब ने पराजित कर दिया था? तो दारा सिकोह किया था। याद रखिए साथी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो साथी आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है कि आप यदि चैनल पे नए आ रहे तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि एक ही लाइक आपको हमें बहुत मोटिवेट करता है कि आपको डेली के डेली हम क्लास प्रोवाइड करें। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दिया कि, और नोटिफिकेशन सबसे बड़ी ऑन कर लीजिएगा आप लोग सब्सक्राइब करके। इसे आपको डेली के डेली क्लास यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। जो हम लोग क्लास टाइमिंग सुबह 8 बजे, दोपहर में 12:30 बजे, शाम को 6:30 बजे रहती है। आर्म्स एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किए गए थे? तो साथी जो आर्म्स एक्ट है और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ये किस वर्ष पारित किए गए थे? याद रहे 1878 में किए गए थे। ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा आपका साथी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 34 क्या दिया है।
वर्ष 1835 के अंग्रेजों की शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप ये किसको और शिक्षा का माध्यम बनाया गया है? तो साथियों जो 1835 के अंग्रेजों की शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप इनमें याद रखिए सबसे पहले तो अंग्रेजी को क्या किया गया था, उस शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। अंग्रेजी जो था ना साथियों, इसको उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने किसकी हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था? आज आपके पेपर में चंपारण सत्याग्रह से सवाल पूछा था, याद रखिए। तो आने वाले शिफ्टों में वर्ष 1918 में महात्मा गांधी जी ने, तो साथ ही याद रखिए मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, जो कि चंपारण में ही किया था ऐसा। ऑप्शन सी राइट, और डेट याद रखिए 1918 मेरे भाई। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में ये किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? भाई प्रथम जो इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में, तो साथी ये हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 37। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन जो कि साथियों 1886 में हुआ था, इस किस स्थान पे आयोजित किया गया था? देखिए 1886 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे साथी वो दादा भाई नौरोजी थे, ये बात याद रखिएगा। और साथी जो पहला आपका वार्षिक अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो बम्बई में हुआ था। लेकिन दूसरा आपसे पूछा है तो साथी दूसरा आपका कहाँ पर हुआ था, जो कि दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे, कलकत्ता में हुआ था। पहला आपका बम्बई में हुआ था, याद रखिए। दूसरा आपका कोलकाता शहर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 38। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया? अभी तक साथियों कल के 6 शिफ्ट में संविधान के सवाल नहीं पूछा जा रहा है आपके पेपर में, किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया। तो लेकिन हम तो स्किप तो नहीं करेंगे ना साथी, हमें तो पढ़ना है हर एक टॉपिक को। केसी बियर, याद रखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 क्या दिया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? तो साथ ही भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? तो अनुच्छेद 338 के तहत की गई है। साथ ही बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए 40। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? तो साथ ही किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में जो ओबीसी के, हमें जैसे हम लोग उम्मीदवार हैं ओबीसी के, तो इसमें 27% क्या है छूट की सिफारिश की? तो ऐसा किसने किया है? तो मंडल आयोग ने ऐसा किया है। साथ ही बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 41। वर्ष 1987 में भारतीय शांति सेना यानी पीकेएफ को किस पड़ोसी देश में भेजा गया था? तो साथियों वर्ष 1947 में जो भारतीय शांति सेना यानी आईपीकेएफ को किस पड़ोसी देश में भेजा गया था? तो याद रखिए श्रीलंका देश में भेजा गया था। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 42। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में होता है, यानी साथियों पश्चिमी घाट से होता है? आपके पेपर में साथियों जो कि फर्स्ट और सेकेंड वीक में एग्जाम हो रहा था तो नदी सवाल नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन अब जो 14 तारीख से फिर से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है साथियों, हर शिफ्ट में नदी से सवाल आने लगे हैं। तो कौन सी एक नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? तो साथी याद रखिए मांडवी नदी का। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 43। निम्नलिखित में किस नदी को ब्यात भी कहा जाता है? तो किस नदी को ब्यात भी कहा जाता है? तो साथी याद रखिए झेलम नदी को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 44 क्या दिया है। बगलीहार बांध कहाँ पर स्थित है? और साथियों जो भी योजना जिस नदी पर है ये भी आपको सवाल पढ़ना है, और ये कौन सा बांध किस नदी पे है ये भी सवाल आपको देख कर जाना है, क्योंकि सवाल आ रहे हैं आपके पेपर में। तो जम्मू कश्मीर में है बगलीहार बांध, याद रखिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने है। आपका 2 सेशन हो रहा है एमटीएस का पेपर, याद रखिए एक ही दिन में 90 मिनट आपको समय देना पड़ेगा। पहला सेशन में आपको मैथ रीजनिंग, यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, एक एक क्वेश्चन आप करेंगे, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। लेकिन आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा साथी, याद रखें। और 45 मिनट आपको जीके प्लस इंग्लिश जो आपका यहीं से मेरिट लिस्ट बनेगा साथी। एक क्वेश्चन 3 नंबर यानी 150 नंबर में से आपको कम से कम साथी 135 प्लस तो लाना ही स्कोर पड़ेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य की साक्षरता दर कितनी है? आंध्र प्रदेश के पूछा साथी, याद रखिए। और आपको साथी 2001 से लेकर 2011 तक की जो जनगणना सेंसस रिपोर्ट है वो भी सवाल देखना है, क्योंकि पेपर में आ रहे हैं सवाल,
याद रखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए? तो साथी 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में क्या हुए थे? अप्रवासी आए। तो ये साथी हुआ था आपका महाराष्ट्र राज्य में। ऐसा बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद होते हैं? बताइए वायुमंडल में कितने प्रतिशत O2 होते हैं साथी? तो याद रखिए 21%। क्या आप बता सकते हैं साथी नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होते हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए इस सवाल का राइट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48। कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? तो अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है केवल एक ही सागर, रेड सागर यानी लाल सागर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। आउटपुट मेथड के अनुसार जीडीपी की गणना इस प्रकार की जाती है। भाई आप अभी तुरंत इस सवाल को क्या करेंगे साथी? स्टार लगा के अभी जस्ट याद कीजिए। आउटपुट मेथड के अनुसार जीडीपी की गणना किस प्रकार की जाती है? तो साथी याद रखिए स्थिर कीमतों पर जीडीपी माइनस कर प्लस सब्सिडी। याद रखिए माइनस प्लस दोनों, पहले माइनस आ रहा है उसके बाद प्लस आ रहा है। केवल दो ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे देखिए ऑप्शन डी दिया है, प्लस पहले दिया लेकिन यहाँ पे माइनस, लेकिन आपको माइनस करना है जो कि आउटपुट मेथड के अनुसार जीडीपी की गणना करने का तरीका है, फॉर्मूला। स्थिति कीमतों पर जीडीपी माइनस कर प्लस आपका सब्सिडी। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो टाइफाइड बुखार सर्जी बैक्टीरिया कारण होती है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 51। अब यहाँ से इंग्लिश क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे साथी। जैसे चूज द और इंग्लिश के हम वही सवाल करेंगे जो आपका पूरा पैटर्न है साथी, इस समय लिया जा रहा है आपका पेपर। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। और हम आपको बता दें इंग्लिश का जो भी सवाल आ रहा है पूरा प्रीवियस ईयर का सवाल आ रहा है। एक भी सवाल ऐसा नहीं हो रहा है जो पिछले वर्षों का नहीं पूछा जा रहा है। 3 से 4 साल का पूरा पेपर वही सब सवाल घुमा दे रहे हैं। तो मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड कन्फर्म है, जिसे आप कन्फर्म बोलते हैं ना, अनुमोदन करना, पुष्टि करना, सही हो जाता है जिस प्रकार का, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? कोरोजन हो जाएगा। जैसे कि कोरोजन क्या होता है? क्षय होता है, एक प्रकार का विनाश होता है। और कोरोबोरेट मतलब क्या होता है साथी? याद रखिए मंडलीकरण, पुष्टि करना। तो यही हो जाएगा आपका सेम मीनिंग। कोरोबोरेट मतलब क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। और कोलिजन मतलब आप समझ सकते हैं साथी क्या होता है? टक्कर होता है, किसी चीज़ का टक्कर, कोलिजन, एक दूसरे कोलिजन का हो जाता है। और कोलाबोरेट मतलब एक दूसरे से सहमत होना, सहयोग करना, तो इसको क्या बोलते हैं? कोलाबोरेट करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन हम लोग का कोरोबोरेट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 52। बताइए चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। जैसे निवेस्ट, ड्रेप, वाइब, सराउंड। तो निवेस्ट का स्पेलिंग जिससे आप लोग साथियों, ये न्यू का क्या है? सुपरलेटिव फॉर्म होता है एक प्रकार। तो इसका स्पेलिंग याद रखिए साथियों, आपका क्या होता है? NEW केवल होता है, EST होता है। निवेस्ट मतलब जैसा कि आप नवीनतम जिसे बोलते हैं, याद रखिए। और ड्रेप का मतलब क्या? एक प्रकार का टांगना हो जाएगा। वाइब मतलब एक प्रकार का अनुभूति होता है। सराउंड मतलब चारों ओर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का इनकरेक्टली निवेस्ट, जो कि इसका स्पेलिंग निवेस्ट NEWEST के लिए होता है, नवीनतम जिसे बोला जाता है। ऑप्शन है आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 53। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट टू डू इन द इवेंट ऑफ ए गैस। यदि साथी आपके मतलब कि गैस होने पर आप क्या करेंगे? यदि गैस हो रहा है, उसमें रिसाव हो रहा है, तो आप साथी इस स्थिति में क्या करेंगे? तो वही साथी सेम फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो देखिए जो इसमें से बिल्कुल लीक का स्पेलिंग राइट है वही आप देखकर फिल इन द ब्लैंक्स करिए। और साथी आपके पेपर में जो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, कुछ 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि यदि आपको मीनिंग सही पता होगा उसका ना, तो आप बिल्कुल अच्छे से करेंगे। जैसे व्हाट टू डू इन द इवेंट ऑफ ए गैस लीक, तो देखिए ऑप्शन ए ही लीक हो जाएगा। तो यदि गैस रिसाव की स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन। और लीक माने जो LEE के माने क्या होता है? जो कि प्याज की एक कंद होता है एक प्रकार का। और लीड मतलब आप समझ सकते हैं। और लीड मतलब क्या होता है? बुरी नज़र वाला। लीड मतलब एक प्रकार का शीशा होता है भी साथी। तो ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 54। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। आपके पेपर में 2 सवाल रहेगा, ऐसे वाक्य दिया रहेगा और किसी न किसी एक पे अंडरलाइन किया रहेगा। जैसे एंटोनिम मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। जैसे सस्पिशियस का एंटोनिम बताना है विलोम शब्द। तो सस्पिशियस का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का शंकापूर्ण, या आप बोल सकते हैं हम किसी के ऊपर संदेह युक्त, संदेह होना या शंकापूर्ण, उससे क्या बोलते हैं? सस्पिशियस। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ से आपका राइट ऑप्शन? तो याद रखिए साथियों संदेह का यानी आपका एंटोनिम्स पूछा है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा
डेफिनेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? डेफिनेटिव हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, और सिनोनिम्स पूछ दिया तो आपका यहाँ पे डाउटफुल हो जाएगा। सस्पिशियस का सिनोनिम्स क्या होगा? तो सर जी डाउटफुल होगा, और आपका सस्पिशियस का एंटोनिम क्या होगा? डेफिनेटिव हो जाएगा। याद रखेंगे। तो हमसे क्या पूछा? एंटोनिम पूछा है, तो हम लोग का डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 55। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग अप टू द गिवन वर्ड। अपोजिट मतलब एक प्रकार का आप बोल सकते हैं विलोम शब्दी, साथियों एंटोनिम ही बोलते हैं। तो एबोलिश बताइए, एबोलिश का मीन्स आप बताइए खत्म कर देना, जैसे कि सब कुछ खत्म कर देना होता है, तो इसको क्या बोलते हैं सर जी? एबोलिश बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाए? इफेस, इसका मतलब मिटाना होता है या नष्ट करना, मिटा देना। फॉर्मलाइज मतलब एक प्रकार का सजाना, शक्ल देना। बिल्कुल सर जी, बी ऑप्शन हो जाएगा। एबोलिश मतलब खत्म करना, फॉर्मलाइज मतलब सजा देना, फिर से कर देना। और अब दिखावा भी होता है एक प्रकार का आचार में। और डिफेस मतलब याद रखिए बदनाम करना होता है साथी। जेटिसन मतलब बोझ गिराना होता है। तो बी ऑप्शन हम लोग के यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 56। चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। जैसे बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, रिसेंटली फॉर्म्ड और डेवलप्ड। इसका मैंने से मतलब साथी हाल ही में कोई चीज़ जैसे कि अस्तित्व में आता है, या साथी विकसित होने की शुरुआत करता है कोई चीज़, तो उसके लिए एक शब्द क्या बोल सकते हैं? हेराल्ड बोलते हैं, ब्लेसफेमी बोल सकते हैं, ने बोलते हैं, या नेसेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप लोग साथी? तो याद रख सकते हो, जैसे कि कोई नवजात आता है शिशु में, या आपका प्रारंभिक कोई स्टार्टिंग होता है, तो उसको क्या बोलते हो? नेसेंट बोलते हैं साथी। क्या बोलते हैं? नेसेंट बोलते हैं। डी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है। और नेब मतलब क्या? नेब मतलब आपका धूत, या कोई बदमाश या धूर्त कोई होता है, तो उसके लिए होता है। और हेराल्ड मतलब क्या होता है? अग्रदूत होता है। याद रखेंगे आप लोग। तो डी ऑप्शन हम लोग करेक्ट ऑप्शन, जैसा कि हाल ही में कोई अस्तित्व में आया या विकसित होने की शुरुआत करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? नेसेंट बोलेंगे। यही कहने का मतलब जो आपका ये सेंटेंस दिया है, बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, रिसेंटली फॉर्म्ड और डेवलप। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, यदि आपका इंग्लिश तैयार है साथियों, यदि नहीं भी तैयार है, यदि आप थोड़ा आपको शंका लग रहा है, तो पूरा प्रीवियस ईयर के पेपर को हल कर लीजिए, वही सवाल आ रहे हैं। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड। देखिए आपको पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है, केवल जो अंडरलाइन है वही सिनोनिम्स बता दीजिए। इससे सिनोनिम्स क्या होता है? पर्यायवाची। स्पाइक्स मतलब तीव्रता या परिणाम में वृद्धि होना, किसी चीज़ में वृद्धि होना, तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल, तो 57 का ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 58। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। जैसे कि एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग्स, जैसे कि साथी अत्यधिक शारीरिक या मानसिक से क्या हो, वो व्यक्ति पीड़ा हो, तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं? एवेरी, ऑटोनोमी, या ऑटोक्रेसी, या एगोनी। तो एवेरी का मतलब यहाँ पे साथी जो कि पक्षी के रहने का स्थान होता है, पक्षी गृह बोलते हैं एवेरी। और ऑटोनॉमी का मतलब आप क्या बोल सकते हैं? स्वायत्तता बोल सकते हैं। ऑटोक्रेसी बिल्कुल सी तानाशाही बोला जाता है। एगोनी का मतलब यहाँ पे कष्ट, बहुत दुख, तो यहाँ से आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोई व्यक्ति से अत्यधिक शारीरिक या मानसिक से पीड़ा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एगोनी होता है। जैसे एक्सट्रीमली फिजिकल और मेंटल सफरिंग, तो एगोनी हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 59। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 2 क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, याद रख सकते हो आप लोग। ये भी पढ़ लीजिएगा, जैसे कि कोई सेंटेंस दिया रहता है इम्प्रूवमेंट वाला, नो इम्प्रूवमेंट वाला भी सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं, तो याद रहे। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें से कौन सा है? परसीव, पिजन बिल्कुल राइट है। परटर्ब, या देखिए तो परटर्ब का राइट स्पेलिंग क्या होता है? केवल एक स्पेलिंग उसमें मिस्टेक रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ई दे रखा है, बीच में पी या टी है ना, तो यहाँ पे देखिए यू रहता है, जिससे आप लोग बोलते हैं किसी को चिंतित या परेशान करना है, परटर्ब बोला जाता है। तो 59 के यहाँ से सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 60। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ईडियम, ईडियम मतलब साथी मुहावरा होता है। याद रखिए 2 क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा सवाल। जैसे चीव द सीनरी, इसका मतलब अत्यधिक भावनात्मक होकर कार्य करना, जो कि कोई व्यक्ति बहुत भावनात्मक रूप से काम करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? चीव द सीनरी। तो टू ब्यूटीफाई होगा क्या? बिल्कुल नहीं। टू अंडरस्टेट, बिल्कुल रॉन्ग। टू मिसमैनेज, बिल्कुल रॉन्ग। तो क्या हो सकता है? टू एक्ट ओवरली इमोशनल हो जाएगा साथी। तो यहाँ से डी ऑप्शन, टू चीव द सीनरी का मतलब टू एक्ट ओवरली इमोशनल, मतलब कोई व्यक्ति बहुत ही भावनात्मक रूप से कार्य कर रहा है, होकर काम कर रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथ ही इस तरह से टोटल हम लोग 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बताइए आपसे भी कहें 60
क्वेश्चनों में कितना स्कोर रहा, और जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में ये सेशन एक बार जरूर देखेंगे साथियों। फिर से यदि आपका क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन जीके जीएस प्लस इंग्लिश के आप वही क्वेश्चन करें जो साथी हमने पूरा उसके आधार पर थोड़ा सा डीप जाइएगा साथी, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डीप मिलेंगे। डीप नहीं करने की बात है, थोड़ा सा मतलब कि मॉडरेट सवाल पूछ रहे हैं, जो कि थोड़ा सा सवाल तो जो योजना से चाहे पढ़िए चाहे आप नृत्य से पढ़ेंगे तो सभी, लेकिन थोड़ा सा अंदर से जाएगा तो आप काफ़ी बेटर कर सकते हैं स्कोर। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। तो डेली के डेली आपको क्लास यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। आज साथियों हम लोग को जो 2 दिन से दोपहर के 12:30 बजे क्लास नहीं चली थी, वो साथी आज से आपकी क्लास चलेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, दोपहर के 12:30 बजे मिलते हैं। तो आज जो पेपर आपका पहला शिफ्ट है उसके आधारित पे ही सवाल किया जाएगा। ओके, तो और कोई भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी एग्जाम या सब्जेक्ट से, तो आप जरूर पूछिएगा। ओके दोस्त, सो चलिए मिलते हैं दोपहर के 12:30 बजे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, आपका दिन मंगलमय।